मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नदियां। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं आपके पेपर में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहें दोस्तों, और देखते हैं नदियां होती क्या हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि नदी होती क्या है। सही है, आप जिस पानी के स्रोत को देखते हो, बहते हुए स्रोत को, आप उससे कह देते हैं कि ये एक नदी बह रही है ना। तो वास्तव में नदी आप कहते किसको हैं, ये भी जानने की हमें आवश्यकता होती है। तो नदी में हम क्या कहेंगे, नदी होती क्या है। नदी हम उसे कहेंगे, यानी कि या फिर हम ये कह सकते हैं कि नदियां वर्षा के जल को, यानी कि वाह जल, कई बार शब्द आ जाएगा वाह जल को, यानी कि वर्षा के जल को ले जाती हैं। नदियां क्या होती हैं, जो वर्षा के जल को लेकर जाती हैं। और कहां मिलती हैं, वर्षा के जल को ले जाती हैं सागर, या कह दें हम समुद्र, या महासागर में जाकर वर्षा के जल को मिला देती हैं। याद रखें, नदियां क्या हैं, जो वर्षा के जल को सागर, समुद्र, महासागर में जाकर मिला देती हैं, वे ही नदियां कहलाती हैं। क्लियर है, नदियां किसे कहते हैं। नदी की डेफिनेशन क्या है कि जो वर्षा के जल को ले जाकर समुद्र, महासागर या सागर में मिला देती हैं, वह नदियां कहलाती हैं। अभी बात एक और आती है दोस्तों कि नदियां वर्षा के जल को कैसे लेकर जाती हैं। सही है, तो यहां पर माध्यम बनता है ढाल है ना। जैसे ऊंचाई से निकलती है, कोई बड़ा ऊंचा एक पर्वत है, यहां से कोई नदी निकल रही है और ये वर्षा के जल को कहां से ले जा रही है, ढाल के माध्यम से ले जा रही है ना। और दूसरा इसमें एक और सपोर्ट करता है नदी के लिए गुरुत्व, नदी का गुरुत्व है ना। नदी का गुरुत्व, एक बल लगेगा जो वर्षा के जल को बहाते हुए आगे बढ़ाने में नदी को मदद करेगा। क्लियर है, तो हमने क्या देखा है, नदी क्या है, नदी वर्षा के जल को एक ढाल से ले जाते हुए, ऊंचे स्थान से ले जाते हुए अपने गुरुत्व के सपोर्ट से, गुरुत्व के बल के कारण सागर, महासागर या समुद्र में मिला देती है, उसे हम कहते हैं नदी। क्लियर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और होती है कि नदी में जल का स्रोत क्या है। नदी में जल का स्रोत कहां से आया। नदी में जल का स्रोत तीन प्रकार से आता है, ध्यान रखें। नंबर पहला माध्यम होता है वर्षा। अब देखते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो समस्त नदियों में पानी आ जाता है ना। और जैसे जैसे वर्षा के बाद में मौसम जब गर्मी का आता है तो नदियों का पानी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रवाह यानी कि बहने की दर भी स्लो हो जाती है। तो सबसे पहला माध्यम हो जाता है वर्षा। दूसरा देखें हम तो होता है हिमानी क्या होता है, बर्फ की बड़ी बड़ी चादर, या फिर हम कह सकते हैं बर्फ का बड़ा सा एक भाग, जहां से, जैसे हिमालय में कई सारी हिमानियां हैं, जहां से क्या होती है, नदियों का यानी जल का स्रोत बहता है और वो नदी का निर्माण करते हैं। तो पहला हुआ वर्षा, दूसरा हुआ हिमानी। ठीक है, वर्षा, हिमानी, और तीसरा कारण होता है झील से भी दोस्तों नदियां निकलती हैं, ध्यान रखें। तो तीसरा झील, याद रखेंगे। नदी में जल का स्रोत, नदी में जल कहां से आता है, वर्षा की ऋतु के माध्यम से आता है, हिमानी से आता है और झील से आता है। तीन जगह से आता है नदी में जल। इसे मैं एक डायग्राम की मदद से भी देख सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा भाग से नदी निकल रही है, नदी बहकर निकल रही है, सही है। तो ये ढाल उसे मदद करेगी, ढाल नदी को बहने में, और यहां सपोर्ट करेगा नदी का गुरुत्व बल, सही है। अभी जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऊंचाई वाले रास्ते से दौड़ते हुए आते हैं, तो आप पहले से कम क्षमता का उपयोग करेंगे। बहुत धीरे में भी अगर आप पैर चलाते हैं तो अभी आप धीरे धीरे देखते देखते आपकी स्पीड बढ़ने लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई मुझे एक बल दे रहा है। वहीं आप किसी ऊपर भाग पर चढ़ते हैं तो आप उतनी स्पीड से नहीं जा पाते। क्यों, आपका गुरुत्व बल उतना प्रभावशाली वहां नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गुरुत्व बल के कारण वर्षा, जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, बहती हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं इनमें वर्षा का माध्यम मैं आपको बता चुका हूं, जब नदियां धीरे धीरे बहेंगी, आगे बढ़ेंगी और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर जाकर नदी समाप्त होती है, या कहूं समुद्र या सागर या महासागर में जाकर मिल जाती है। सही है, समुद्र या महासागर या फिर सागर में जाकर या फिर किसी खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका निकाश, निकाश कहलाता है। ठीक है, यानी कि नदी निकल गई कहीं से, नदी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सर। ये आशा करता हूं बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, आज का टॉपिक बहुत क्लियर रहेगा, आपको बड़ा मजा आएगा नदियों में। अभी दूसरी बात आती है, पहली बात तो ये हुई है अभी कि नदियां होती क्या हैं। आप नदी किसको कहेंगे? किसी तालाब के पानी को नदी नहीं कह सकते, याद रखें। क्लियर है, अगर तालाब के पानी से कुछ पानी निकल कर जा रहा है तो आप उसे नदी नहीं कह सकते, क्योंकि नदियों का पानी कैसा होता है, तीन जगह से आता है, या तो वर्षा से आएगा या फिर हिमानी से आएगा या फिर झील से आता है। क्लियर है, इनके अलावा अगर किसी जगह पर पानी जमा हो रहा है तो उसे आप नदी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं आकार, नदियों का आकार कैसे होता है। नदियों का आकार कैसा होता है? तो नदियों का आकार होता है मूल रूप से 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला अगर देखते हैं हम तो पहला होता है वृक्षाकार। वृक्षाकार, वृक्षाकार से समझ में आया, वृक्ष के आकार का, है ना। अभी वृक्ष कैसा होता है, अगर हम वृक्ष की एक डायग्राम बनाते हैं जब बच्चे, तो क्या जनरेट करते हैं, कुछ ऐसा टाइप से, है ना, और ये कुछ हम उसमें टहनियां या फिर डालियां निकाल देते हैं। इसी प्रकार से होती हैं नदियां। तो ये कोई एक बड़ी नदी यहां से आई थी शुरुआत से, और इसकी कई शाखाएं बढ़ती गई, जैसे यहां से एक शाखा ये बटी, इधर से यहां से एक और शाखा बटी, यहां से एक और शाखा बटी। ये सभी शाखाएं क्या कहलाई हैं नदियों के प्रकार में? वृक्षाकार। नदियों का ये कौन सा प्रकार है? वृक्षाकार प्रकार की नदियां हैं। जैसे कौन कौन सी नदी? तो इसमें मूल रूप से होता है अमेजन और कांगो नदी। याद रखें, अमेजन और कांगो नदी, ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं वृक्षाकार आकार की नदियों के उदाहरण माने जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये एक स्रोत से निकलेंगे, उसके बाद में इनमें से कई सारी शाखाएं बढ़ जाती हैं, इनका जल कई सारी अलग अलग जगह पर बहता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो पहला हुआ वृक्षाकार। दूसरा देखें अगर हम, तो दूसरा होता है हैरिंग वॉन। ये हैरिंग वॉन क्या होता है? वॉन यानी हड्डी। सही है, वॉन यानी हड्डी। हैरिंग मछली, है ना, यानी कि मछली वाली आकार या फिर मछली की हड्डी की आकार की नदी की आकृति। याद रखेंगे, जो हैरिंग एक मछली होती है, मछली की जो आकृति होती है कैसी होती है देखते हैं अभी हम। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक, यहां से ऐसा देख लेते हैं हम, ये कोई एक आकृति है, यहां से एक इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की आकृति हैरिंग वॉन नदी की आकृति कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहां मैं कह सकता हूं ये गंगा नदी है, गंगा यहां इस टाइप से आगे फ्लो में बह रही है। सही है, इसके समांतर बिल्कुल बहती है यमुना। ठीक है, ये यमुना। ठीक है, इसमें जगह जगह से अलग अलग नदियां आकर मिल रही हैं, नदियों का जल मिल रहा है। एक नदी इधर से आती है और गंगा में मिल जाती है, एक नदी इधर से आती है और गंगा में मिल जाती है। सही है, जैसे मान लीजिए यहां से आ रही है गोमती। ठीक है, जो आकर कहां मिली, इधर आकर गंगा में मिल गई। यहां मैं कह सकता हूं चलिए शारदा नदी आई और यहां गंगा में आके मिल गई। ठीक है, ये इनकी सपोर्टिंग रिवर भी कहलाती हैं, सहायक नदियां भी कहलाती हैं। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यमुना में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सोन नदी आई इधर से और यहाँ आकर किसमें मिल गई, यमुना में मिल गई। तो ये पूरा उदाहरण किसका कहलाएगा, कौन सा है, हैरिंग वॉन आकार की ये नदियां हैं। ठीक है, दूसरी। अभी देखते हैं हम तीसरी टाइप की नदियां। तो तीसरा जो हो जाता है ये होता है रेखीय। तीसरा होता है रेखीय आकृति या फिर रेखीय आकार। सही है, तो रेखीय आकार में क्या होगा,
दो नदियां हैं, मान लीजिए एक नदी ये इस तरीके से जा रही है और दूसरी नदी इसी के समांतर जा रही है और एक जगह पर दोनों नदियां मिल जाती हैं, याद रखें मिलेंगी यहां पर। तो यहां से मान लीजिए मैं कह देता हूं ये है गंगा नदी और ये है यमुना नदी, ये है गंगा और ये है यमुना, दोनों आगे बढ़ी हैं और आगे जाकर एक जगह मिल जाती हैं जहां इनका होता है संगम, यहां इनका होता है संगम। कहां होता है गंगा यमुना का? इलाहाबाद। कहां होता है? इलाहाबाद, है ना। तो यहां इनका जो संगम होता है, इस प्रकार की आकृति वाली नदियों को कहते हैं रेखीय नदी, याद रखेंगे क्या कहते हैं? रेखीय नदी, ठीक है। चौथा अगर हम देखते हैं, चौथे प्रकार होता है अपकेंद्रीय प्रवाह, अपकेंद्रीय आकार, ठीक है। अपकेंद्रीय आकार वाली नदियां, अपकेंद्रीय क्या होता है? ये भी दो बातें आती हैं दोस्तों, एक और ले लेता हूं, चलिए पांचवा वाला भी मैं, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, दोनों को हम एक साथ देखते हैं। ये कई जगह आपको वैसे भी काम में आने वाला है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय देखते हैं सबसे पहले। अपकेंद्रीय में क्या होता है, एक कोई स्थान है, ऊंचा स्थान है, जिसे मैं कह देता हूं चलिए पर्वत। यहां से नदी निकली है, यहां से कई नदियां निकली हैं ना, और इनका जल इस पर्वत से नीचे ढलान के माध्यम से बहता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, सही है। यहां से नदियां निकली हैं और ये नदियां आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी कि पर्वत से दूर जा रही है, ढलान के माध्यम से नीचे बहती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय नदियां, ठीक है। अभी देखते हैं अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय में क्या होगा देखते हैं। अभिकेंद्रीय में होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कई सारी नदियां हैं, ठीक है, कई सारी नदियां हैं जो कि अलग अलग स्थानों से निकलकर एक विशेष स्थान पर आकर मिल जाती हैं या फिर वहां जाकर पहुंचती हैं, जैसे समुद्र, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय। क्लियर है? ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के हमने नदियों के आकार देखे हैं। सबसे पहला देखा वृक्षाकार, हैरिंगबोन, रेखीय, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। इसके आगे जो महत्वपूर्ण रहेगा, जब दोस्तों नदी किसी जगह से निकलती है, खासकर जब ऊंचाई वाले स्थान से निकलती है, तो वहां उसका वेग कैसा होता है? जल्दी जल्दी बताएं, वहां उसका वेग कैसा होता है? वहां उसका वेग होता है बहुत ही तीव्र। वहां वो नदी बहुत तेज रफ्तार से या फिर बहुत तेज वेग के साथ में बहती है। याद रखें, जब कोई नदी कोई ऊंचे स्थान से निकलती है, जैसे पर्वत, हिमालय से नदियां निकलेंगी, है ना, तो इनका वेग कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। इस कारण से हिमालय से निकलने वाली नदियों को युवा नदियां भी कहते हैं। याद रखें, क्या कहते हैं? युवा नदी। अब ये युवा नदी का क्या कंसेप्ट है देख लेते हैं एक मिनट में। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, किसी पर्वत से निकली हुई है, यहां से कोई नदी निकल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये यहां जाकर कहीं भी समुद्र में जाकर गिर जाती है, ठीक है। जब ये जिस स्थान से निकलेगी वहां इसे हम कहते हैं युवा अवस्था। उस नदी की अवस्था को क्या कहेंगे हम? युवा। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका वेग इस पॉइंट पर बहुत तीव्र होता है। याद रखें, इस नदी का पॉइंट यहां पर क्या होगा? बहुत ही तीव्र होगा। फिर जैसे जैसे ये जमीनी भाग में जाती है, नदी जमीनी भाग में जाएगी, तो इसे आप कहेंगे प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़, याद रखें, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। और जब नदी क्या होता है, बिल्कुल जाते जाते समुद्र में मिलेगी या फिर किसी स्थान पर गिरती है, तो वहां इसका वेग बहुत ही स्लो हो जाता है। कैसा हो जाएगा? बहुत स्लो माध्यम से बहेगी, जिसके कारण इसे हम कह देंगे यहां पर वृद्धावस्था। नदी की वृद्धावस्था कहां होती है? जहां वो कहीं भी जाकर गिरती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि समुद्र में जाकर या महासागर, सागर या फिर किसी भी खाड़ी में जाकर गिरेगी, तो वहां उसकी अवस्था क्या कहलाएगी? वृद्धावस्था। क्लियर है? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं युवा नदियां। याद रखें, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं कि इस ये होता क्या है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, उसका एक बड़ा कारण है। जब नदी किसी ऊंचे स्थान से निकलती है, ठीक है, तो उसका वेग कैसा होगा? बहुत ही तेज होगा, है ना। बहुत तेज वेग होने के कारण क्या रहेगा? बहुत तेज वेग जब नदी का रहेगा, तो वेग कैसा रहेगा? बहुत अधिक रहेगा, अधिक वेग रहेगा। जब कोई नदी अधिक वेग के साथ बहेगी, तो वो क्या करेगी?
अपर्दन का कारण बनेगी। याद रखें, अपर्दन का कारण बनेगी, यानी कि वहां की जमीन को काटना पीटना स्टार्ट कर देगी। सही है, वहां की जमीन को क्या करेगी, काटेगी। तो यहां पर दो प्रकार के अपर्दन आपके सामने आएंगे। एक हो जाता है कौन सा, ऊर्ध्वाधर अपर्दन। यहां देख लेते हैं हम, अपर्दन। ठीक है, नंबर पहला हो जाता है आपका ऊर्ध्वाधर अपर्दन। ठीक है, दूसरा हो जाता है क्षैतिज अपर्दन, ऊर्ध्वाधर अपर्दन और क्षैतिज अपर्दन। ये क्या होती है इनसे, भाई जब नदी बहुत तीव्र गति से निकलती है कहीं से, युवा अवस्था में जब निकलती है, उसका वेग तेज होता है, उसके कारण क्या होता है, अपर्दन होता है। जब कोई नदी ऊंचाई से निकलेगी, हिमालय जैसी जगह से निकलेगी, तो उसका वेग तेज होगा, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा। ऊर्ध्वाधर अपर्दन में क्या होगा, नदियां गहरी होंगी, नदियां गहरी होंगी, है ना। यानी कि जब नदी ऊंचाई से स्थान से निकलेगी, वहां पर ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण ही नदियों में गहराई होती है, नदियां गहरी होती हैं। और दूसरा हो जाता है क्षैतिज अपर्दन। क्षैतिज अपर्दन में क्या होता है दोस्तों, कि नदियां कैसी होंगी, अभी गहरी तो हो चुकी है ना, तो अब दूसरा कौन होगा, नदियां चौड़ी होंगी। सही है, दो ही टाइप होती है नदियों में, एक तो गहरा होता है, गहरी होंगी बहुत ज्यादा, और किसी एक विशेष स्थान पर जाकर ये फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। सही है, तो ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण क्या होगा, नदियां गहरी हो जाती हैं, और क्षैतिज अपर्दन के कारण क्या होता है, नदियां चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि। सही है, देखते हैं इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये कोई क्या है, पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्वत है, यहां से कोई नदी निकल रही है, तो ये नदी क्या करेगी, इस पर्वत को फ्लो के कारण जगह जगह से काटेगी, जिसके कारण इस पर्वत का आकार कुछ इस टाइप से होता चला जाएगा। ये ठीक है, कुछ ऐसा आकार, क्योंकि नदी का जल यहां से आया। ठीक है, मान लीजिए नदी का जल यहां से बहना स्टार्ट हुआ, जैसे ही नदी का जल तीव्र वेग के कारण यहां पर गिरता है, जिसके कारण क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा सा कटाव आ गया, है ना। फिर नदी का जल जैसे ही फिर गिरता है, ये कटाव फिर आ गया, फिर कटाव आया जगह जगह, है ना। और फिर जैसे ही प्लेन मैदान पे जाती है, फिर फ्लो के साथ बहना स्टार्ट कर देती है। यानी कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर अपर्दन यही होता है। क्यों होता है यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन जो है पहाड़ों पर ही क्यों होता है अधिकतर, उसका कारण होता है दोस्तों, क्योंकि नदियों का जल यहाँ पर, उसका जल का वेग कैसा होता है, बहुत तेज होता है। जब नदियां अधिक तेज के साथ में बहेंगी, अधिक वेग के साथ में बहेंगी, तो ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये इस टाइप से कटाव होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, नदियां एक प्लेन सतह पर जब जाती हैं, तो वहां पर क्षैतिज अपर्दन होता है और नदियां चौड़ी हो जाती है। क्लियर है, चलिए। तो अभी इसके कारण एक बात और आती है, जब अपर्दन ऊर्ध्वाधर होता है, तो इसमें दो विशेषताएं फिर बनती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के कारण। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी। मान लीजिए कोई नदी है जो बहुत तेज वेग के साथ बह रही होगी, है ना। मान लीजिए कोई एक नदी है जो बहुत तेज वेग के साथ बहेगी, तो कौन सा अपर्दन होगा, अभी बताइए। निश्चित रूप से वहां पर होगा ऊर्ध्वाधर अपर्दन। जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा, तो नदी जैसे ही किसी जगह पर प्रवेश करेगी, वहां कुछ ऐसी आकृति बना दी। सही है, यानी कि नदी यहां से बहेगी इस पॉइंट से, और ये दोनों एरिया कैसे होंगे, कट जाएंगे, है ना। यहां पर कौन सा शेप बन रहा है, वी आकार की घाटी बन जाती है। याद रखें, नदी क्या है, इसके बीच से बह रही है ना, जिसके कारण ये कौन सा आकार बन गया, देखिए आप, ये और ये दोनों आकार कैसे बन गए हैं, वी आकार, क्योंकि नदी बहुत अधिक गहराई तक जा रही है। दूसरा, जब नदी क्षैतिज अपर्दन यानी कि समतल सतह पर आ जाती है, तो वो कुछ ऐसा बह जाती है ना, इस एरिया के बीच में से बहेगी ऐसे, है ना, यहां से ऐसे बीच में बहकर चली जाएगी, जिसके कारण यहां पर ये कौन सा आकार बना देती है, ये बना देती है यू आकार। तो यू आकार की घाटी कैसे बनती है, क्षैतिज अपर्दन के कारण, और वी आकार की घाटी बनती है ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण।
है ना। ऊर्ध्वाधर अपरदन कब होगा, जब नदी का वेग बहुत तीव्र होता है। क्षैतिज अपरदन में क्या होता है, नदी का वेग इतना तीव्र नहीं होता है कि वो ज्यादा गहराई तक जा पाए, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों अगली बात। तो ये मैंने कुछ नदियों के बारे में आपको विशेषताएं बताई हुई है अभी तक की कि नदियां होती क्या हैं, सही है। अभी हम लोग ज्यादातर इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, भारत का भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं भारत में नदियां किस प्रकार की हैं। सबसे पहले भारत की भी हम बात करते हैं। तो भारत में याद रखें 2 प्रकार की नदियां होती हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत में कितने प्रकार की नदियां होती हैं, आप बता देते हैं 2 प्रकार की नदियां होती हैं। नंबर पहला होता है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली। नंबर दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। 2 प्रकार की नदियां हैं, कौन कौन सी। नंबर पहला कौन सा है, जो कि नदियां हिमालय से निकलती हैं। नंबर दूसरा होता है कि नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये दोनों गिरेंगी कहां, दूसरी बात ये आती है हिमालय से निकली कहां गिरेगी नदियां, 2 ही जगह होती हैं, हिमालय से निकलेंगी और प्रायद्वीपीय पठार से निकलेंगी ये। लेकिन नदियां कहीं ना कहीं जाकर गिरेंगी भी, तो सही है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमालय से निकलने वाली, हिमालय की जो नदियां हैं वो 2 जगह गिरेंगी। या तो गिरेंगी अरब सागर में, या गिरेंगी कहां पर, या गिरेंगी अरब सागर, या फिर गिरती हैं ये बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी 2 ही जगह होती है ना, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां अगर पूर्व की ओर बह रही हैं तो निश्चित रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, और पश्चिम की ओर बहेंगी तो ये गिरेंगी अरब सागर में जाकर। दूसरा होता है कि अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो यहाँ की जो नदी होती हैं ये कहां जाकर गिरती हैं, यहाँ की नदियां जो हैं ये भी 2 स्थानों पर ही गिरती हैं। या तो गिरती हैं ये अरब सागर में, या फिर गिरेंगी ये भी बंगाल की खाड़ी में, है ना। याद रखें यहां भी नदियां 2 ही जगह गिरती हैं। पहली बात मैंने क्या बताया आपको, भारत में 2 प्रकार की नदियां होती हैं। नंबर पहला होता है हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो मूल रूप से ज्यादातर हिमानी से बनती हैं, ठीक है। नंबर दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां कहां गिरेंगी, एक तरफ पश्चिम की तरफ आ जाता है अरब सागर, और पूर्व की तरफ आ जाता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। सेम कंडीशन होती है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के साथ में, या तो गिरती हैं अरब सागर में या गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात ये आती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह कौन कौन सी हैं। याद रखें हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, अगर मैं आपको बात करूं हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो ये बड़ी बड़ी नदियां कहलाती हैं। एक बात और आती है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता क्या है कि ये मूलतः बड़ी नदियां कहलाती हैं, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां सामान्यतः बड़ी भी हो सकती हैं या फिर छोटी भी हो सकती हैं, है ना, छोटी भी हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास की जो नदियां होती हैं, कुछ नदियां बड़ी होती हैं जैसे कि महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, ये बड़ी नदियों में जिनकी गिनती होती है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। लेकिन कई सारी छोटी नदियां भी होती हैं जो हमारी क्षेत्रीय नदियां होती हैं। क्यों, मूलतः प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां वर्षा के जल के ऊपर डिपेंड होती हैं। याद रखें प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। जब वर्षा होती है तो इनका जल स्तर बढ़ जाता है, जब वर्षा चली जाती है और गर्मी के दिन आ जाते हैं तो क्या होता है, इनमें जल का स्तर कम हो जाता है। याद रखें, सही है। तो अगर मैं बात करूं हिमालय की नदियां, तो ये मूल रूप से बड़ी नदियां होती हैं। कौन कौन सी, गंगा, ना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु,
झेलम, व्यास, सतलज, ठीक है। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब, चिनाब। फिर देखें अगर हम तो ये हो जाती है गंडक नदी, घग्गर नदी, घग्गर, गंडक, घग्गर। फिर देखें शारदा, रामगंगा, शारदा, रामगंगा। ये सभी नदियां कौन सी हैं? ये सभी नदियां हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियां। चलिए कुछ हिमालय से निकलने वाली नदियों के उदाहरण हमने देखे हुए हैं। कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ठीक है, गंडक, घग्गर, कोशी। याद रखें कोशी, कोशी, ठीक है। एक पॉइंट फिर आता है दोस्तों, एक बात फिर पूछी जाती है आपसे कई बार पंजाब के ऊपर, है ना। पंजाब की 5 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? तो पंजाब की 5 बड़ी नदियां हो जाती हैं झेलम, सतलज, व्यास, चिनाब और सिंधु। याद रखें 5 नदियों की भूमि होती है पंजाब। तो पंजाब की 5 नदियां हैं जिसके कारण उसका नाम पड़ा है पंजाब। सही है। ये सारी की नदियां कौन कौन सी? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये मूल रूप से या तो अरब सागर में गिरती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन सिंधु नदी तंत्र जो कि सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज इन सभी नदियों से मिलकर बना होता है, ये हमारे भारत के पश्चिमी भाग से निकलते हुए और पाकिस्तान में पहुंच जाता है, सिंधु नदी तंत्र। सही है, ठीक है। फिर देखते हैं हम, दूसरी बात होती है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, ठीक है, की नदियां। ये बहुत सारी नदियां होती है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इवन मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कह दिया गया है ना। मायका किसे कहते हैं? जहां पर नदियों का जन्म होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से कई सारी नदियां निकलती हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है। याद रखें, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अगर हम देखें, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, वेतवा, नर्मदा, ताप्ती, वेतवा, माही, लूनी, सिंध, ठीक है। और भी कई सारी नदियां हैं जैसे कि हम देख सकते हैं क्षिप्रा, क्षिप्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है, महानदी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हुगली, हुगली जो गंगा की एक शाखा है ना, याद रखें हुगली जो कि गंगा की एक शाखा है, ठीक है। सोन, पेरियार, पेरियार, सोन, पेरियार। पेरियार के बारे में मैंने आपको एक बात और भी बताई थी दोस्तों। पेरियार शब्द जितना भी होता है केरल से जोड़कर रखें आप, है ना। पेरियार बांध, पेरियार नदी, पेरियार परियोजना है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। ये सभी की सभी क्या है? पेरियार शब्द कहां पर है? केरल में, है ना। और इनके अलावा कुछ और नदियां भी हैं जैसे कि मान लीजिए साबरमती है, साबरमती, ठीक है। और देखते हैं साबरमती हो जाती है ना, तुंगभद्रा होती है, तुंगभद्रा। और भी अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। जब मैं आपको डिटेल से नदियों को पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम सारी नदियों को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं नदियां भी एक इतना बड़ा कंसेप्ट है, इतना बड़ा टॉपिक होता है, सॉरी, कि वो एक क्लास में से हम सीमित शब्दों में मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने नदियों के जो जितना भी पूरा चैप्टर होता है कुछ टॉपिक में इसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाना नदियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीज जानी है। जैसे कि नदियां क्या होती हैं? नदी वे होती हैं जो वर्षा के जल को, वहा जल को किसी ऊंचे स्थान से ढलान के माध्यम से और उसके गुरुत्व बल के कारण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र, महासागर या किसी भी एक ऐसा स्थान समुद्र, सागर, महासागर में मिला देती है। ये क्या कहलाती हैं? नदियां कहलाती हैं। नदियां जिनमें स्वयं का जल होता है, सही है। नदियों में हमने 5 आकृति देखी। कौन कौन सी देखी? सबसे पहले देखी हमने वृक्षाकार, हैरिंगबोन, फिर देखी हमने रेखीय आकार, फिर देखा हमने अपकेंद्रीय और फिर देखा हमने अभिकेंद्रीय। मैंने आपको वी आकार का भी बताया हुआ है। वी आकार और यू आकार की घाटी कैसे बनती है? जब वेग अधिक होगा तो ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, है ना, अपर्दन ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, जिस कारण वी आकार बनेगा, और यू आकार जब क्षैतिज अपर्दन होता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आप याद रखें
हम आपके साथ पूरी तौर से जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर कंटेंट की वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। और नदियों का जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें हम हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।